क्या आपने कभी सोचा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता इतना सिंपल भी हो सकता है कि उसे एक छोटी सी किताब में समेटा जा सके? क्या आपको भी लगता है कि इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आम इंसान के समझ से बाहर है? क्या आपने कभी ये सोचकर इन्वेस्टिंग से दूर रहने का फैसला किया है कि यह मेरे लिए नहीं है? क्या आप भी उन मिलियंस लोगों में से एक हैं जो रिटायरमेंट के लिए बचत करना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि शुरुआत कहां से करें? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगी जिसने हजारों लोगों की फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। J.L. कॉलिंस की द सिंपल पाथ टू वेल्थ एक ऐसी किताब है जो अपने नाम के बिल्कुल अनुरूप है, सिंपल, डायरेक्ट और पावरफुल। और सबसे अच्छी बात, इसे एक पिता ने अपनी बेटी के लिए लेटर्स के रूप में लिखा था, जिससे यह किताब एक प्यार भरे गाइड की तरह महसूस होती है, न कि किसी कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल टेक्स्ट बुक की तरह। क्या आप जानते हैं कि कॉलिंस ने यह किताब तब शुरू की जब उनकी बेटी कॉलेज में थी? उन्होंने देखा कि उनकी बेटी को फाइनेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी बेटी फाइनेंशियली स्मार्ट बने। तो उन्होंने अपने दशकों के इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस को सरल भाषा में लिखना शुरू किया, जिससे कोई भी आसानी से समझ सके, चाहे उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ भी हो। इस किताब का मुख्य संदेश है, वेल्थ बिल्डिंग सिंपल है, लेकिन इसी सिंप्लिसिटी में इसकी जीनियस छिपी है। अक्सर फाइनेंशियल एडवाइजर्स और मीडिया इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लिकेट दिखाते हैं ताकि वे अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बेच सकें, लेकिन कॉलिंस का कहना है कि वेल्थ बिल्डिंग का मूल मंत्र है, अपनी इनकम से कम खर्च करें, बचत करें और उस बचत को लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें। क्या इंडेक्स फंड्स, बॉन्ड्स, एसेट अलोकेशन जैसे टर्म्स आपको कंफ्यूज करते हैं? कॉलिंस इन्हें इतनी सिंपल और क्लियर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि आप तुरंत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। और यही नहीं, वे बताते हैं कि इन्वेस्टिंग में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है इमोशंस को कंट्रोल करना और मार्केट की हाई लो से डिस्टर्ब न होना। इस किताब में आप जानेंगे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, FI, क्या है और इसे कैसे हासिल करें। इंडेक्स फंड्स क्यों इन्वेस्टर के बेस्ट फ्रेंड है। स्टॉक मार्केट की अप्स डाउन्स के दौरान अपनी इमोशंस को कैसे मैनेज करें। 4% विथड्रॉवल रूल और आपकी रिटायरमेंट के लिए इसका क्या मतलब है। अपने टैक्स बिल को लीगली कम कैसे करें। फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सर्विसेज के पीछे छिपे ट्रूथ। क्या आप जानते हैं कि कॉलिंस ने अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी फॉलो करके अपने 40 के मध्य में ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी? वो कहते हैं कि VTS एक्चे, वैंगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड जैसे लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में रेगुलर इन्वेस्टिंग करके और कंपाउंडिंग के पावर को अपने फेवर में काम करने देकर कोई भी ऑर्डिनरी इनकम वाला व्यक्ति भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। सबसे दिलचस्प बात, इस किताब में आपको कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं मिलेगी, न ही आपको हर दिन स्टॉक चार्ट देखकर ट्रेडिंग करने को कहा जाएगा, बल्कि जेम्स क्लियर करते हैं कि सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो बोर्ड टू डेथ अप्रोच फॉलो करते हैं, यानी एक सिंपल प्लान बनाना, उसे ऑटोमेट करना और फिर जितना संभव हो उसे इग्नोर करना। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके पैसे आपके लिए काम करें, न कि आप अपने पैसों के लिए? क्या आप भी FIRE, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर ईयर मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसके फॉलोवर्स अपनी 30 या 40 में ही फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं? क्या आप भी अपने बच्चों को ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज देना चाहते हैं जो उन्हें स्कूल में नहीं सिखाई जाती? तो मेरे साथ जुड़िए इस समरी में, जहां मैं आपको J.L. कॉलिंस के सिंपल, प्रैक्टिकल और प्रूवन प्रिंसिपल्स बताऊंगी जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएंगे। जैसा कि कॉलिंस कहते हैं, द पाथ टू वेल्थ इज सिंपल बट इट इज नॉट ईजी। नो वन कैन डू इट फॉर यू बट यू कैन डू इट फॉर योरसेल्फ। क्या आप रेडी हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की इस सिंपल जर्नी पर चलने के लिए? क्या आप तैयार हैं स्टॉक मार्केट के बिग बैड वरूहू से अपना डर दूर करने के लिए? क्या आप तैयार हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करके अपनी लाइफ के सबसे प्रेशियस रिसोर्स, टाइम को वापस पाने के लिए? तो आइए इस सिंपल पाथ पर चलना शुरू करें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है? J.L. कॉलिंस के अनुसार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है ऐसी स्थिति में पहुंचना
जहां आपकी जरूरतें आपके निवेश से मिलने वाली आय से पूरी हो जाएं। सरल शब्दों में, आपके निवेश इतने हो जाएं कि आपको काम करने की जरूरत ही न रहे, आपका वक्त सिर्फ आपका हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है फ्रीडम। और दोस्तों, इससे बड़ी कोई लग्जरी नहीं है। आज के जमाने में हम सभी नौकरी या बिजनेस में फंसे हुए हैं। हम अपने बिलों और ईएमआई को पे करने के लिए दिन रात काम करते हैं। लेकिन क्या हम वो काम कर रहे हैं जो हमें पसंद है? क्या हम अपने पैशन को फॉलो कर पा रहे हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। मैं आपको सीमा और राहुल के बारे में बताती हूं, जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब बेहतर समझ पाएंगे। सीमा और राहुल दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे और उनकी सैलरी भी लगभग एक जैसी थी, लेकिन उनके मनी हैबिट्स में बड़ा फर्क था। सीमा अपनी इनकम का 50% इन्वेस्ट करती थी और सिंपल लाइफस्टाइल जीती थी। वहीं राहुल हर महीने अपनी पूरी सैलरी स्पेंड कर देता था नए गैजेट्स, रेस्टोरेंट्स और महंगे कपड़ों पर। 10 साल बाद कंपनी में लेफ्टो हुए और दोनों की जॉब चली गई। राहुल पैनिक में आ गया क्योंकि उसके पास कोई सेविंग्स नहीं थी। उसे तुरंत दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ी और उसे एक ऐसी पोजीशन एक्सेप्ट करनी पड़ी जो उसे पसंद नहीं थी। सीमा के केस में सिचुएशन अलग थी। उसने 10 सालों में जो पैसा इन्वेस्ट किया था, उससे उसे हर महीने एक पैसिव इनकम मिलती थी जो उसके बेसिक एक्सपेंसेस को कवर कर लेती थी। उसे तुरंत जॉब ढूंढने की टेंशन नहीं थी। इसके बजाय उसने 6 महीने का टाइम लिया और अपने पैशन से जुड़ा एक छोटा बिजनेस शुरू किया जिसे वह बहुत एंजॉय करती थी। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको चॉइस देती है कि आप क्या करना चाहते हैं, न कि क्या करना पड़ता है। और अच्छी बात यह है कि कॉलिंस के अनुसार फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना रॉकेट साइंस नहीं है। डेट से बचें और सेव करें। जे एल कॉलिंस का पहला और सबसे जरूरी लेसन है डेब्ट से बचें। वह डेट को फाइनेंशियल कैंसर कहते हैं। जब आप लोन लेते हैं तो आप अपने फ्यूचर के पैसे खर्च कर रहे होते हैं। इंटरेस्ट के रूप में आप एक्स्ट्रा पैसे देते हैं जो आप इन्वेस्ट कर सकते थे। क्या आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड पर अक्सर 36% तक का इंटरेस्ट होता है? इसका मतलब है अगर आप 1 लाख रुपये का लोन लेते हैं तो आपको 1,36,000 रुपये वापस करने होंगे। ये 36,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते थे। अगर आपके पास पहले से ही डेट है तो कॉलिंस की सलाह है कि सबसे पहले उसे चुका दें, खासकर हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स को। घर का लोन या एजुकेशन लोन जैसे लो इंटरेस्ट डेट को बाद में भी चुका सकते हैं। अब डेट चुकाने के बाद अगला स्टेप है सेविंग। कितना सेव करें? कॉलिंस कहते हैं जितना हो सके उतना। वो मानते हैं कि अगर आप अपनी आय का 50% बचा सकें तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर यह मुश्किल लगे तो कम से कम 20% से शुरू करें। जितना ज्यादा आप सेव करेंगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर पाएंगे। अगर आप अपनी इनकम का 50% सेव करते हैं तो लगभग 17 साल में रिटायर हो सकते हैं। 20% से यह टाइम बढ़कर 37 साल हो जाता है। अपनी सेविंग को मैक्सिमाइज करने के लिए 2 चीजें कर सकते हैं। अपनी इनकम बढ़ाएं और अपने एक्सपेंसेस कम करें। इनकम बढ़ाने के कई तरीके हैं। प्रमोशन के लिए हार्ड वर्क करें, स्किल्स अपग्रेड करें या साइड बिजनेस शुरू करें। एक्सपेंसेस कम करने के लिए कॉलिंस कहते हैं कि बड़े एक्सपेंसेस पर फोकस करें। आपके सबसे बड़े एक्सपेंसेस हैं हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और फूड। अगर आप एक छोटे घर में रहें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और होम कुक्ड फूड खाएं तो आप काफी पैसे बचा सकते हैं। आपने कभी विवेक और मोनिका के बारे में सुना है? विवेक हर रोज ऑफिस के लिए अपनी कार से जाता था और लंच रेस्टोरेंट में करता था। दूसरी तरफ मोनिका मेट्रो से ट्रैवल करती थी और अपने साथ होम कुक्ड फूड ले जाती थी। महीने के आखिर में मोनिका विवेक से 15,000 रुपये ज्यादा सेव कर पाती थी। ये 15,000 रुपये अगर इन्वेस्ट किए जाएं तो 30 साल में 3 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं। इन्वेस्टिंग के सिंपल रूल्स। अब आते हैं इस बुक के मेन पार्ट पर, इन्वेस्टिंग। बहुत से लोग इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं और इसलिए इससे डरते हैं, लेकिन कॉलिंस कहते हैं कि इन्वेस्टिंग वास्तव में बहुत सिंपल है। उनका मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सिर्फ एक चीज सबसे अच्छी है, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड। क्या आप जानते हैं इंडेक्स फंड क्या होता है? ये एक म्यूचुअल फंड है
जो किसी मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे सेंसेक्स या निफ्टी। कॉलिंस का मानना है कि अगर आप S&P 500 इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं, जो अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों को ट्रैक करता है, तो आप लॉन्ग टर्म में मार्केट से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए उनके कुछ सिंपल रूल्स हैं। पहला, जब मार्केट डाउन हो तो डरे नहीं। मार्केट के उतार चढ़ाव नॉर्मल हैं। अगर आप 1975 से 2015 तक के डेटा को देखें तो S&P 500 का एवरेज रिटर्न लगभग 11.9% सालाना रहा है। इसमें 2008 का मार्केट क्रैश भी शामिल है। वन टाइम इन्वेस्टिंग की बजाय रेगुलरली इन्वेस्ट करें। इसे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करें, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। इससे आप मार्केट टाइमिंग के रिस्क से बच जाते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? कॉलिंस कहते हैं कि यह आपकी उम्र पर निर्भर करता है। अगर आप यंग हैं तो आपका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट स्टॉक में होना चाहिए, जैसे इंडेक्स फंड। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए। एक सिंपल फॉर्मूला है 120। आपकी उम्र, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज। अगर आप 30 साल के हैं तो 120, 30 खास 90% स्टॉक और 10% बॉन्ड्स। लेकिन याद रखें, इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। अमीर लोग आज अमीर नहीं हुए, उन्होंने धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड की। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, 30 साल की उम्र में एक मिलियनेयर बने थे और 50 की उम्र के बाद ही बिलियनेयर बने। मेरी फ्रेंड शिल्पा ने 22 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया। 10 साल बाद उसका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से बढ़कर 30 लाख हो गया था। वहीं उसकी बहन दीपा ने इन्वेस्टिंग 32 की उम्र में शुरू की। 10 साल बाद उसका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 22 लाख हुआ। यह कंपाउंडिंग की पावर है। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी गलती है बार बार अपनी स्ट्रैटेजी बदलना या डेली मार्केट मूव्स के आधार पर ट्रेडिंग करना। कॉलिंस का मानना है कि अगर आप सिंपल इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें और मार्केट की शॉर्ट टर्म मूवमेंट से प्रभावित न हो तो आप बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। 4% नियम और रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए? अब आपके मन में सवाल होगा, मुझे रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए? कॉलिंस के अनुसार आपको अपने वार्षिक व्यय का 25 गुना फंड चाहिए। मान लीजिए आपका सालाना खर्च 12 लाख रुपए है, तो आपको रिटायरमेंट के लिए 12 गुणा 25 बराबर 3 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इसे 4% रूल कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने फंड से हर साल 4% निकाल सकते हैं और फिर भी आपका फंड खत्म नहीं होगा। 4% रूल के पीछे साइंस ये है कि अगर आप अपने पैसे को अच्छी तरह इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 75% स्टॉक और 25% बॉन्ड्स में, तो आपका फंड हर साल औसतन 7% बढ़ेगा। 3% इन्फ्लेशन को काटने के बाद 4% हर साल निकाल सकते हैं। ये रूल गारंटी नहीं है, लेकिन यह 1926 से ट्रैक किया गया है और 95% टाइम पर काम करता है। अगला सवाल है, अगर मैं जल्दी रिटायर होना चाहूं तो क्या करूं? कॉलिंस कहते हैं कि इसके 3 तरीके हैं। पहला, अपनी इनकम बढ़ाएं। अगर आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं या साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं तो आप ज्यादा सेव कर पाएंगे। दूसरा, अपने एक्सपेंसेस कम करें। जितना कम आप खर्च करेंगे उतना ज्यादा आप सेव कर पाएंगे और उतना कम फंड आपको रिटायरमेंट के लिए चाहिए होगा। तीसरा, अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न को मैक्सिमाइज करें। इसके लिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स सबसे अच्छे हैं। चिंता की बात है कि बहुत से लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग बहुत लेट शुरू करते हैं। राजेश जी ने 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू की। उन्हें 75 साल की उम्र तक काम करना पड़ा क्योंकि उनके पास पर्याप्त फंड नहीं था। दूसरी ओर अंजलि ने 25 की उम्र में प्लानिंग शुरू की और 45 की उम्र में ही रिटायर हो गई। याद रखें, रिटायरमेंट आपकी उम्र से ज्यादा आपके फंड से डिटरमाइन होती है। सोशल सिक्योरिटी और पेंशन के बारे में अगला सेक्शन है सोशल सिक्योरिटी और पेंशन के बारे में। भारत में कई लोग सरकारी पेंशन या ईपीएफ जैसे फंड्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन कॉलिंस कहते हैं कि इन पर पूरी तरह डिपेंड रहना रिस्की है।
अमेरिका में बहुत से लोग सोचते हैं कि सोशल सिक्योरिटी उनकी रिटायरमेंट के लिए काफी होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि यह आपके प्री रिटायरमेंट इनकम का सिर्फ 40% ही कवर करती है। भारत में भी ईपीएफ या पेंशन स्कीम्स आपके सभी खर्चों को कवर नहीं कर सकती। कॉलिंस का सुझाव है कि अपनी रिटायरमेंट के लिए खुद इन्वेस्ट करें। अगर आपको पेंशन या अन्य बेनिफिट्स मिलती हैं तो वह बोनस है, लेकिन प्लानिंग इस तरह से करें जैसे कि वे मौजूद नहीं हैं। भारत में पीपीएफ, एनपीएस और ईएलएसएस जैसे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। अगर आपकी कंपनी ईपीएफ प्रोवाइड करती है तो उसका फायदा जरूर उठाएं, लेकिन अपना एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी जारी रखें। दीपक, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हर महीने अपनी सैलरी का 15% ईपीएफ में जाता था। उन्होंने सोचा कि यही उनकी रिटायरमेंट के लिए काफी होगा, लेकिन 60 साल की उम्र में जब वे रिटायर हुए तब उन्हें पता चला कि उनका ईपीएफ फंड उनके एक्सपेंसेस का सिर्फ 30% ही कवर कर पाएगा। उन्हें अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करना पड़ा और पार्ट टाइम काम भी करना पड़ा। इसके विपरीत अनीता, एक टीचर, अपनी सैलरी का 15% ईपीएफ में देने के अलावा हर महीने 10,000 रुपये इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करती थीं। 60 साल की उम्र में उनके पास ईपीएफ से अच्छी खासी रकम थी और उनके इन्वेस्टमेंट से भी अच्छा रिटर्न मिला। वे बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के रिटायरमेंट एंजॉय कर रही हैं। याद रखें, रिटायरमेंट प्लानिंग में सरकारी स्कीम्स एक पार्ट हैं, लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है। टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टिंग। अब चलिए टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। कोई भी वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी में टैक्स एक बड़ा फैक्टर है। कॉलिंस कहते हैं कि आपको टैक्स से बचने के लिए अलग अलग टाइप के अकाउंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अमेरिका में वे 401 401k, रोथ IRA और टैक्सेबल अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। भारत के कॉन्टेक्स्ट में आप LSS, PPF, NPS और लाइफ इंश्योरेंस की तरह टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 8C के तहत टैक्स बेनिफिट्स देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बीच का फर्क। इक्विटी में अगर आप 1 साल से कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो गेन पर 15% टैक्स लगता है, लेकिन अगर आप 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख रुपये तक के गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता और उससे ज्यादा पर सिर्फ 10% टैक्स लगता है। डेट फंड्स में शॉर्ट टर्म होल्डिंग पीरियड 3 साल से कम है, जिस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। 3 साल से ज्यादा होल्डिंग पर 20% टैक्स लगता है, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ। याद रखें, टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन यह रिटर्न से ज्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा नहीं है तो सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए उसमें इन्वेस्ट न करें। प्रीति हर साल LIC पॉलिसी में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करती थीं सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। 10 साल बाद उन्हें पता चला कि उनका रिटर्न सिर्फ 5% था, जबकि उसी पीरियड में इंडेक्स फंड ने 12% का रिटर्न दिया। इसलिए टैक्स प्लानिंग जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ टैक्स पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। स्टॉक पिकिंग और मार्केट टाइमिंग क्यों काम नहीं करते? अब मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सेक्शन लेकर आई हूं, स्टॉक पिकिंग और मार्केट टाइमिंग। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम राइट स्टॉक चुनें और राइट टाइम पर मार्केट में एंटर और एग्जिट करें तो हम मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन कॉलिंस के अनुसार यह सिर्फ एक मिथ है। वह कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक पिकिंग और मार्केट टाइमिंग मार्केट को बीट नहीं कर सकते। यहां तक कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स भी लॉन्ग टर्म में मार्केट को बीट नहीं कर पाते। एक स्टडी के अनुसार स्टॉक मार्केट में फंड मैनेजर्स का परफॉर्मेंस 15 साल के पीरियड में देखने पर 80% से ज्यादा मैनेजर्स मार्केट इंडेक्स से कम रिटर्न देते हैं। इसके पीछे कई रीजंस हैं। पहला, स्टॉक मार्केट एफिशिएंट है। इसका मतलब है कि सभी पब्लिक इंफॉर्मेशन पहले से ही स्टॉक की कीमत में रिफ्लेक्ट हो जाती है। दूसरा, ट्रेडिंग कॉस्ट और टैक्स आपके रिटर्न को कम कर देते हैं। जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा आप ब्रोकरेज और टैक्स में खर्च करेंगे। तीसरा, हम मार्केट मूवमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। याद रखें कि सबसे स्मार्ट माइंड्स भी मार्केट मूवमेंट को कंसिस्टेंटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते।
कॉलिंस का सुझाव है कि स्टॉक पिकिंग और मार्केट टाइमिंग के बजाय इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। इंडेक्स फंड्स लो कॉस्ट होते हैं और वे मार्केट को ट्रैक करते हैं, जिससे आपको मार्केट के एवरेज रिटर्न मिलता है। अनिल ने 2007 में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया और अपने फ्रेंड्स की सलाह पर कुछ हॉट स्टॉक्स में पैसे लगाए। 2008 के क्रैश में उनका पोर्टफोलियो 60% डाउन हो गया। पैनिक में आकर उन्होंने सब बेच दिया। अगले 10 सालों में मार्केट रिकवर हुआ और नए हाइट्स पर पहुंचा, लेकिन अनिल यह अवसर मिस कर गए। वहीं श्रुति ने क्रैश के दौरान अपना रेगुलर एसआईपी जारी रखा और यहां तक कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी इन्वेस्ट किया। जब मार्केट रिकवर हुआ तो उनका पोर्टफोलियो क्रैश से पहले के लेवल से भी ज्यादा वैल्यू का हो गया। याद रखें, इन्वेस्टिंग में कंसिस्टेंसी और पेशेंस की जीत होती है, न कि स्मार्ट बनने की कोशिश करने वालों की। रिटायरमेंट के बाद अपना पैसा कैसे यूज करें? जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या रिटायरमेंट तक पहुंच जाते हैं तो अगला सवाल होता है, अब मैं अपने पैसे का क्या करूं? कॉलिंस का पहला सुझाव है कि आप 4% रूल का पालन करें। हर साल अपने पोर्टफोलियो से 4% निकालें अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। इस रेट पर आपका पैसा लंबे समय तक चलेगा। रिटायरमेंट के बाद आपको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा कंजर्वेटिव बनाना चाहिए। स्टॉक्स और बॉन्ड्स का अनुपात बदले, लेकिन स्टॉक्स को पूरी तरह से न छोड़ें। स्टॉक्स आपको इन्फ्लेशन से बचाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मार्केट डाउन है तो अपने विथड्रॉवल को कम करें। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो थोड़ा ज्यादा विथड्रॉ करें। याद रखें, रिटायरमेंट जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। आप अपने हॉबीज को परस्यू कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं या पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं जो आपको पसंद है। रमेश अंकल 60 साल की उम्र में रिटायर हुए। उनके पास 3 करोड़ का पोर्टफोलियो था, जिससे वे हर साल 12 लाख 4% निकालते थे। लेकिन उन्हें घर बैठे बोर करता था, इसलिए उन्होंने एक छोटी सी बुक स्टोर शुरू की जो उनके हॉबी से जुड़ी थी। स्टोर से हर महीने कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी होती थी, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वे एक्टिव रहते थे और सोशलाइज करते थे। रिटायरमेंट में सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि आपकी लाइफ का पर्पस भी इंपॉर्टेंट है। किताब का सार। दोस्तों, आइए इस पूरी किताब का सार समझते हैं। जेएल कॉलिंस का मानना है कि वेल्थ बिल्डिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये सिर्फ कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की बात है। डेट से बचें, खासकर हाई इंटरेस्ट डेब्ट से। जितना हो सके उतना सेव करें, अपनी इनकम का कम से कम 20% और अगर संभव हो तो 50% तक। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें और मार्केट टाइमिंग या स्टॉक पिकिंग से बचें। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और मार्केट की शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से प्रभावित न हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आपके एनुअल एक्सपेंसेस का 25 गुना फंड की जरूरत होती है। 4% नियम। रिटायरमेंट के बाद हर साल अपने फंड का 4% विथड्रॉ करें। आखिर में, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह आपको अपनी पसंद की लाइफ जीने का अवसर देती है। अगर आप इन सिंपल प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो आप भी फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, जेएल कॉलिंस की द सिंपल पाथ टू वेल्थ एक पावरफुल मैसेज देती है। वेल्थ बिल्डिंग एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए पेशेंट, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत है। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपको रॉकेट साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस डेट से बचना है, अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा बचाना है और लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना है। सबसे महत्वपूर्ण, आपको अपनी स्ट्रैटेजी से स्टिक करना है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं और अपनी पसंद की लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही शुरू कर दीजिए। अपना पहला इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलिए, अपना पहला इंडेक्स फंड खरीदिए और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू कीजिए। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है और यह जर्नी आज से शुरू होती है। धन्यवाद। आशा करती हूं आपको यह समरी पसंद आई होगी और यह आपके वेल्थ बिल्डिंग जर्नी में हेल्पफुल साबित होगी। अगली किताब के समरी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए
हैप्पी इन्वेस्टिंग।